My dear student, today we are going to discuss about power sharing. आप समझ सकते हैं पावर शेयरिंग मीन्स पावर को शेयर करना। अब किसी भी समाज, किसी भी परिवार या किसी भी देश या किसी भी राज्य में पावर्स को किस तरीके से शेयर किया जाता है, दैट इज़ पावर शेयरिंग। अब कहीं पावर्स को बेहतर तरीके से शेयर किया जाता है, कहीं पावर को बेहतर तरीके से शेयर नहीं किया जाता है, तो उसी के अनुसार या उसी के तरीके से वहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स या बेहतर तरीका सामने आता है। या तो वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, अब आप देखते हैं कि पावर्स के मामले में मैं आपको दो चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब पावर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर के हाथ में हो, यानी हमारी जो केंद्र की सरकार है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके पास हो, तो क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड। और अगर पावर्स ज़्यादा राज्य के हाथ में हो, स्टेट के हाथ में हो, तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड। और आजकल एक तीसरी तरह की भी है, लोकल गवर्नमेंट। अब पावर शेयरिंग की हम दो चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। दो डिजाइन्स हैं हमारे आगे, उनकी बात करेंगे। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है, उसमें साथ में ही जो बाउंड्रीज जो शेयर करता है बेल्जियम, वो है नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। दीज आर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन जो श्रीलंका है वो हमारे इंडिया के साउथ में पड़ता है। नीचे आप मैप में आज देखें, चेक करें अगर नहीं पता है तो। और अब आपको मैं बताता हूँ बेल्जियम का। बेल्जियम इन एरिया स्मॉलर देन आर हरियाणा, मतलब हमारे हरियाणा से भी वो छोटा है एरिया के हिसाब से। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हाफ है, हाफ पॉपुलेशन है, आधी है। अब बेल्जियम की जो मेनली चीज़ें हैं वो है, देखेंगे क्या 59% लोग जो कि फ्लेमिश एरिया है वहाँ उसमें रहते हैं एंड स्पीक्स डच। और क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, यानी फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% बोलोनिया एरिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं एंड रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप संख्या के हिसाब से देखें तो फ्लेमिश एरिया में रहने वाले डच ज़्यादा हैं और बोलोनिया एरिया में रहने वाले 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं, वो संख्या में क्या है, कम है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो वहाँ की जो कैपिटल है, कैपिटल इज़ ब्रसेल्स। कहाँ की कैपिटल है, बेल्जियम की। उसमें थोड़ा सा ये है कि 80% लोग स्पीक्स फ्रेंच एंड वाइल 20% स्पीक्स डच। अब देखिए, डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे धन संपत्ति के मामले में कमज़ोर हैं। नहीं समझे, बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग संख्या में तो ज़्यादा हैं, लेकिन धन और संपत्ति के मामले में कमज़ोर हैं। और डच बोलने वाले लोगों को जितनी उनकी संख्या उस हिसाब से उनको अपना राइट्स नहीं मिले, ऐसा उनका मानना था। तो डच और फ्रेंच बोलने वालों में आपस में टकराव, लड़ाई झगड़े सामान्यतः रहते थे। इससे क्या हो रहा था, देश को प्रॉब्लम हो रही थी
कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने 4 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मॉडिफिकेशन किए, और उन मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की जिससे कि आपसी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सके और जो ब्रदरहुड है वो कायम हो सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ काम किया, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं आगे श्रीलंका। मेजॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस हुई वो हुई थी 1948 में। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी है वो सिंहला है। एक सिंहला एक कम्युनिटी है जो ज़्यादा बोली जाती है। सिंहल एक लैंग्वेज भी है, तो यहाँ बोली जाती है। और आप देखेंगे यहाँ जो ज़्यादा जो रिलीजन है वो है बौद्धिस्ट। तो 1956 में एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली फाइनेंशियल लैंग्वेज। तो इससे क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल लैंग्वेज यहाँ बना दी गई, और जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस थे या गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनमें क्या कर दिया गया कि प्रीफरेंस दे दी गई कि जो भी सिंगल कम्युनिटी वाले थे उनको क्या होगी, प्रेफरेंस मिलेगी नौकरियों में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल इससे वहाँ के जो तमिल थे, श्रीलंकाई तमिल थे, वो नाराज़ रहने लगे उनके बीच में, और श्रीलंकाई जो सिंगल थे उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। और धीरे धीरे करके आगे ये चीज़ें बड़ी चीज़ों में चेंज होने लगी, और धीरे धीरे करके जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके मन में ये आने लगा कि जो श्रीलंकाई बौद्धिस्ट हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, या हमारी लैंग्वेज के लिए या हमारी कल्चर के लिए वो अच्छा फील नहीं करते, एक अपनेपन की भावना नहीं है उनके अंदर। इससे क्या हुआ कि आगे धीरे धीरे करके एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोल्ड वार की स्थिति। आपको कोल्ड वार में बता देता हूँ। कोल्ड वार सिंपली कोल्ड वार का सिविल वार, जो कोल्ड वार, इसका मीन्स होता है कि एक लड़ाई जैसी भावना बनी रहना मन में, लेकिन ना लड़ना, और छोटे मोटे झगड़े ये वहाँ पे बने रहते हैं। आप देखेंगे कि 1980 में नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने स्वतंत्र तमिल एवं सरकार की बनाने की मांग को लेकर अनेक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस गठित हुए, और इन्होंने अनेक वादे किए जिससे कि श्रीलंकाई तमिलों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें, मिल सकें। और इससे उनमें लेकिन क्या हुआ, टकराव की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना आपस में हमेशा बनी रही। तो ये तो था श्रीलंका का मॉडल जो आपने जाना, कि जहाँ श्रीलंका में आपस में तनाव की भावना बनी रही, उसके लिए सरकार या जनता ने आपस में मिलकर कोई काम नहीं किया। लेकिन बेल्जियम ने काम किया, तो उस बेल्जियम की अकोमोडेशन से बेल्जियम, ये देखिए आप, ये मेन चीज़ है, इसे जानेंगे हम लोग। तो बेल्जियम लीडर्स टू के डिफरेंट पाथ। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज बिटवीन 1970 एंड 1993। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए
जिससे कि जनता को एक ऐसा ना लगे कि वो कोई भी वर्ग या कोई भी कम्युनिटी अपनेपन की भावना को खोए, या उनके अंदर ये ना लगे कि हम उनसे अलग हैं या दूसरे अलग हैं या हम अलग हैं। उन्होंने क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन prescribe that the number of Dutches and number of French speaking minorities shall be equal in central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीक करने वालों को, बोलने वालों को समानता का अधिकार दे दिया गया। दूसरा उन्होंने काम किया कि मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्रीज। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो राज्य की जो काम थे उन्हें राज्य संभालेगा, या कि वहाँ के वो संभालेंगे, उन्हें बहुत सारी पावर्स दे दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फ्रेंच भाषी जो लोग थे उन्होंने ब्रुसेल्स में समान रिप्रेजेंटेटिव के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें दोनों को ही बराबरी का अधिकार दिया गया था। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक जो लोकल तबका था, लोकल लेवल पर एक सरकार बनाई गई, वो थी कम्युनिटी। My dear student, today we are going to discuss about power sharing. This is our chapter of civics, first chapter of civics. My dear student, as you are understanding by power sharing, आप समझ सकते हैं कि हम पावर शेयर क्या है, पावर शेयरिंग करना